क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल करेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 19 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो 9650347272 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। अब फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए, भारतीय सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया की नीति को ला दिया है, उसका पहले फेज का। ठीक, अच्छा, इसके बारे में अधिसूचित किसने किया है, किस मिनिस्ट्री ने किया है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। ठीक, तो यहीं पे एक क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, और इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इन्होंने पॉलिसी में कई सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक, और ग्रीन अमोनिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी को खरीद सकते हैं या फिर उसको नेशनल ग्रिड में जो है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उनको मतलब एक तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन जो बनेगी, ग्रीन अमोनिया जो बनेगी, उसको सुविधाजनक बनाना है। उसके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, उसके थ्रू जो है हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएं वो जो है नेशनल ग्रिड से जुड़ जाए, और जो ना भी हो, कोई अप्रूवल उनको चाहिए तो वो विद इन 15 डेज में मिल जाए। ठीक है ना, उनको कम पैसे में जो है आपका बढ़िया से बढ़िया ये मैन्युफैक्चर करने में मिल जाए। 25 साल के पीरियड के लिए जो उनको वेव कर दिया जाएगा इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज। मान लीजिए कोई आया, उसने कहा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, ठीक, तो वो अगर 30 जून 2025 तक अपना काम जो है कमीशन कर लेता है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को जो है बनाने का, तो उसको अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन जो करने हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसके कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। डेट जो है 30 जून 2025 तक की है, ताकि लोग जल्दी जल्दी आएँ। ठीक, कोई उनको जो है मान लीजिए एप्लीकेशन देनी है ओपन एक्सेस के लिए। ओपन एक्सेस क्या होता है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, ठीक, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो वो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसको जो है निष्पक्ष तरीके से उसको एक्सेस करने का जो है उसकी पहुँच जो है इंश्योर करी जाती है, उसको ओपन एक्सेस कहा जाता है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इसको बोलता है ओपन एक्सेस का, उसको जो है राइट मिलेगा 15 दिन के अंतर्गत जब वो एप्लीकेशन डालेगा। ठीक, और जो है यहाँ पर अमोनिया वाले जो मैन्युफैक्चर हैं वो परचेज भी कर सकते हैं रिन्यूएबल पावर को पावर एक्सचेंज से, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी कैपेसिटी को उसको परचेज भी करके रख सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा उनके पास हो जाती है तो वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाले को, जो कंपनीज होती हैं, उनको दे भी सकते हैं, और फिर जब उनको वापस चाहिए होगा तो उनको वापस मिल जाएगी। ठीक, कोई प्रोसीजरल डिले ना हो, इसके लिए उनको कनेक्टिविटी जल्द से जल्द दी जाएगी। उनका ईज ऑफ डूइंग जो है बिजनेस करने की सुगमता को बढ़ाया जाएगा। सारे क्लियरेंसेस उनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा टाइम बाउंड मैनर में दिया जाएगा। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन जो सिस्टम है वो अच्छा किया जाएगा। ठीक, और बैकग्राउंड देखिए क्या है, ये जो ग्रीन अमोनिया या फिर ग्रीन हाइड्रोजन की जो मिशन है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने 75th इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना, 15 अगस्त 2021 का जब था ये, तब ये इसको लॉन्च किया था। इसका एम यही है कि गवर्नमेंट हमारी ये चाहती है कि जो भी हमारे क्लाइमेट के टारगेट्स हैं उनको हम पूरा कर सकें। गवर्नमेंट के जो टारगेट हैं क्लाइमेट वाले, जो हमने पेरिस कॉन्फ्रेंस में दिए थे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर, उसको पूरा कर सके और इंडिया को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बने। ठीक है ना, ग्रीन हाइड्रोजन देखना, भारत, मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया ये और फिर बता रहा हूँ, काफ़ी तेज़ी से भारत इसमें प्रोग्रेस कर रहा है, और देखना दुनिया के सर्वोच्च जो है हाइड्रोजन पैदा करने वाले देशों में रहेगा भारत। और इनका टारगेट ये है कि 5 मिलियन टन यानी कि 50 लाख टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है 2030 तक, और साथ ही साथ जो भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है वो भी इसमें रहेगा। ठीक, ओपन एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको निष्पक्ष तरीके से आपकी पहुंच बढ़ाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी। देखिए, गवर्नमेंट की एक स्कीम है घर के लिए, आवास के लिए, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक शहरी यानी कि अर्बन और दूसरा है रूरल यानी कि ग्रामीण। तो अर्बन वाली जो कंपोनेंट है, ठीक, उसके लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए कि भाई साहब जो लाभार्थी है उसको जो है कंस्ट्रक्शन सही समय पे चल रहा है, पैसे मिले कि नहीं मिले, वो सब कुछ मॉनिटरिंग करने के लिए लाभार्थियों से रूबरू। तो क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से संबंधित है, ना कि ग्रामीण। और इसको चालू किया है, लॉन्च किया है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लाभार्थियों से रूबरू, ठीक है ना, जो एलिजिबल लोग हैं उनसे जो है रूबरू कर रहे हैं, बेनिफिशरीज के साथ में, ठीक। और ये वर्चुअल ऑनलाइन कैंपेन है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। इसमें कई सारी चीज़ें इंश्योर की जाएंगी भाई साहब, सीधा संपर्क बनाया जाएगा सक्षम शासन और पारदर्शिता लाने के लिए। राज्य और संघ क्षेत्रों के लिए जो है आपका ये महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है, ये अधिकारियों के लिए निर्माण की सुविधा तेज करने के लिए एक मंच तैयार कर रहा है। साथ ही साथ इसमें जो फीचर्स हैं कि जो पूरा प्रोग्राम होगा, ठीक है ना, किसी लाभार्थी से आप बात कर रहे हो, 20-25-30 मिनट का होगा, इसमें इंटरेक्शन किया जाएगा। 5 अर्बन लोकल बॉडीज जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनमें 5 लाभार्थी होंगे, उनसे बातचीत करी जाएगी, ठीक। मेन चीज़ें वही हैं जो ऊपर मैंने बताई, अर्बन एरिया से है आवास का, ये ध्यान रखना, ठीक। लाभार्थियों से रूबरू, देखिए ये सब इनसे रूबरू हो रहे हैं। और बॉटलनेक और चैलेंजेस जो भी हैं इसको एड्रेस किया जाएगा ताकि हाउसिंग फॉर ऑल जो है 2022 तक इंश्योर किया जा सके, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट ईयर क्या है, 2022। ये टारगेट ईयर स्कीम्स के जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर एक जगह लिख के रखिएगा, आखिरी टाइम पे काम आएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, एजुकेशन गवर्नेंस से संबंधित देखिए एक्रेडिटिंग कॉलेजेस, यानी कि कॉलेज को मान्यता प्राप्त, मतलब कुछ आपने मानक, कुछ स्टैंडर्ड बनाए, वो कोई ऐसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उन मान्यताओं को जो है पूरा करता है, कंडीशंस को पूरा करता है, उनको फॉलो करता है, उनका अनुपालन करता है, तो आप उसको मान्यता देंगे। और इस मान्यता को देने के लिए कौन सी संस्था है, कौन सा परिषद है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। ये जो है, जो भी शैक्षिक संस्थान हैं, हायर एजुकेशनल, जो उच्च शैक्षिक संस्थानों की मान्यता देने के लिए मानदंड ये सब बनाता है। तो अब इसने कुछ इसको लचीला बनाया है। पहले जो है 6 साल की जरूरत होती थी किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कि वो अप्लाई कर सके अपनी मान्यता, मतलब पाने के लिए। नाक के पास में, नाक क्या है, नेशनल ये क्या फुल फॉर्म था, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का के पास में। अब इसको इन्होंने 1 साल कर दिया है, ये चेंज किया है ताकि वो लोग प्रोविजनल एक्रीडिटेशन पा सके, यानी कि अनंतिम मान्यता, ठीक। 6 साल से 1 साल कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी मान्यता बहुत कम है, तो उनको 6 साल तक हम ऐसे ही चलते थे आनंद थे। उससे बढ़िया ये है कि 1 साल के बाद ही उनको जो है इसकी मान्यता के दायरे में लाएं, कम से कम पता तो चले यार कौन सही से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। 6 साल तक बच्चों को कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज कैसे भी पढ़ा रहा है और उसके बाद फिर जा रहा है मान्यता, तब तक वो क्यों इतना मानदंड जो बनाए गए उनको फॉलो करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा ना, लॉजिक है पीछे। तो इसका सबूत देखो यहाँ पर 1043 जो है यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय, और 42,343 कॉलेज हैं, जो कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऐशे नाम से होता है ये। तो ये इसके पोर्टल पे है, ठीक। लेकिन उनमें से मान्यता सिर्फ कितनों को है भाई साहब, अभी 8 फरवरी तक का ये डेटा है, 392 यूनिवर्सिटी और 8,483 कॉलेजेस सिर्फ, समझ रहे हो। तो ये इसलिए ठीक है, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए इन लोगों को। और देखो यहाँ पे कुछ एक डेटा है कि सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो कॉलेजेस हैं वो हैं आपके महाराष्ट्र में, लेकिन यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है तमिलनाडु में। और सबसे पुरानी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी कौन सी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है। ये थोड़ा सा एक डेटा याद रखिएगा। रीजन वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो किस रीजन में जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं आपकी नॉर्थ में, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉलेजेस किस रीजन में है, वो है वेस्ट में, ठीक। ये कुछ डेटा याद रखिएगा, मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, ठीक। ऑल इंडिया स्टेट, ये वाला जो है आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन इसको निकालता है, और नाक के बारे में वैसे तो सारी चीज़ बता दी, स्वायत्त संस्था है, इतना ध्यान रखिएगा। हमारा जो अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, जनरल स्टडीज पेपर 2, फॉकलैंड आइलैंड, ठीक। फॉकलैंड आइलैंड जो है आपका ये अर्जेंटीना के साउथ ईस्ट में पड़ता है, ये देखो, ठीक। और ये जो है ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है, यानी कि ब्रिटिश तो भाई आपको पता है ना कहाँ पर है, लेकिन ये तो अटलांटिक, सदर्न अटलांटिक ओशन में पाया जा रहा है, अर्जेंटीना के साउथ ईस्ट में, तो ये ओवरसीज टेरिटरी है उनकी। ये जो है कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की अर्जेंटीना ये कहता है कि इन्होंने हमसे छीन लिया था 1800 कुछ में, और फिर हमने इनके खिलाफ जो है लड़ाई भी लड़ी, लेकिन फिर जो है ब्रिटिशर्स जीत गया उसमें,
ठीक, तो ये चीज़ें तब से इनके पास है, लेकिन ये अर्जेंटीना कहता है कि ये हमारा हिस्सा है हमेशा से। अभी क्या हुआ है कि चाइना को पता नहीं क्या खुजली हुई कि उसने ये कहा है, अभी जो बीजिंग विंटर ओलंपिक चल रहा है वहाँ पर अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला और कहा कि भाई साहब, जो अर्जेंटीना कह रहा है फाकलैंड आइलैंड की उनके हैं, उसका हम समर्थन करते हैं, ब्रिटिशर्स का नहीं है, जो है ये अर्जेंटीना का है। और अर्जेंटीना वाले इसको फाकलैंड आइलैंड नहीं बोलते हैं, वो इसको मालविनास आइलैंड बोलते हैं। अर्जेंटीना जो है मालविनास बोलता है, वैसे क्या है फाकलैंड आइलैंड है जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके से और भी कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे कि साउथ चाइना सी में स्प्रातले आइलैंड है, स्काराबोग आइलैंड है, आपका पैरासल आइलैंड है, ठीक, कुरिल आइलैंड्स हैं। ये सब डिस्प्यूटेड आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में। ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, मे बी इस पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये फिर से फाकलैंड आइलैंड की बात यहाँ पर आई है। ठीक, स्टैनली जो है फाकलैंड आइलैंड की कैपिटल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इसमें, जो मैंने आपको यहाँ बताया गया। अच्छा, फाकलैंड आइलैंड से ये एक आर्जीपेलागो है, यानी कि द्वीप समूह है, जो कि साउथ अटलांटिक ओशियन पर है, में है, आपका पेटागोनियन शेल्फ पर है। इतना बस ध्यान रख लेना। ठीक, और ब्रिटिशर्स की ये ओशियन ओवरसीज टेरिटरी, तो इसमें देखो इनका इंटरनल सेल्फ गवर्नेंस तो है, बिल्कुल है, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर। यूनाइटेड किंगडम कहता है कि भाई साहब डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हम देखेंगे आपका, बाकी आप अपना स्वशासन करिए, आंतरिक रूप से कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ा सा 1833 में इसको जो है इलीगली ले लिया था, ब्रिटिश कॉलोनी बना लिया था इसको। फिर 1982 में इन्होंने इन्वेड भी करने की कोशिश करी अर्जेंटीना, लेकिन फिर जो है ब्रिटिशर्स जीत गए थे। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इशू संबंधित है कि मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहाँ पे बताया जा रहा है, सिंपल सा एक डेटा आया है आपका, कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस आते हैं, मान लीजिए 100 है, तो उसमें जो दोष सिद्धि होती है यानी कि कन्विक्शन रेट होती है, उसकी दर गिरती जा रही है, यानी कि रेट उसमें गिरता जा रहा है। ठीक, मान लीजिए 100 केसेस आ रहे हैं, तो पहले मान लीजिए 10 लोग इसमें कन्विक्ट होते थे, अब 5 लोग हो रहे हैं, 6 पहले मतलब 8 लोग होने लगे, ईयर वाइज बता रहा हूँ, फिर 7 लोग, 6 लोग, 5 लोग, तो जो कन्विक्शन दर है वो गिरती जा रही है। ये एक छोटा सा यहाँ पे डेटा आया है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ये तब हो रहा है जब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं देश में। ठीक, वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो कन्विक्शन रेट है वो घट रहे हैं। ये अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, उन्होंने इसका ये डेटा भी दिया था। ठीक, मानव तस्करी। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, रिफ्यूजीज। देखिए, इसको पॉलिटिकल गवर्नेंस में भी ले सकते हैं हम लोग। आपको ये पता होगा कि भारत ने रिफ्यूजी से संबंधित यानी शरणार्थियों से संबंधित या फिर असाइलम यानी कि शरण लेने से संबंधित जो एक कन्वेंशन है दुनिया में 1951 में जो आया था, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र का है। इसको जिनेवा कन्वेंशन भी बोलते हैं। 1951 में आया था, भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, और जो है कोई लॉ भी नहीं है रिफ्यूजी को जो है जिससे हम लोग उसको डिफाइन करें, अलग से एक स्पेसिफिक निर्दिष्ट रूप से कोई लॉ भी नहीं है, कोई अधिनियम, कोई कानून नहीं है। ठीक, कानून बनाने की कोशिश की गई थी, ये देखिए, ऐसा नहीं कि कानून बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उसने एक जो है मसौदा तैयार किया था, मॉडल लॉज ऑन असाइलम एंड रिफ्यूजीज। आज नहीं, कुछ दशकों पहले, ठीक है ना भाई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ही खुद ही 1990s में आया है, तो तब उन्होंने बनाया था, 20 साल हो गए कम से कम, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी इसको रिवीजन इसमें किया जा रहा है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ही एक मेंबर हैं MM कुमार, उन्होंने कहा है कि जस्टिस MM कुमार जी, इन्होंने कहा कि इसको जो है रिवाइज करना चाहिए और इसको लाना चाहिए। ठीक, उन्होंने कहा कि भारत ने यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को साइन नहीं किया है। जो भी रिफ्यूजी और असाइलम वाले जो केसेस होते हैं, उसको हम भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल नंबर 14, 20 और 21, उनके अंतर्गत उनको देखते हैं केस बाय केस बेसिस पे। ठीक, और इसमें स्पेसिफिक लेजिस्लेशन यहाँ पर अभी नहीं है, ये दर्शाता है। और ये जो डेट था जेनेवा कन्वेंशन की, वो क्या थी, 28 जुलाई 1951 की थी। अब ये कन्वेंशन के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये डिफाइन करता है कि रेफ्यूजी कौन है। वो अगर रेफ्यूजी बनते हैं, अगर उनको असाइलम मिलता है, तो उनके पास असाइलम मिलने के बाद क्या क्या अधिकार होते हैं, और साथ ही साथ क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारियां होती हैं जहां पर किसी व्यक्ति ने जो है असाइलम लिया है। तो ये सारी चीज़ें इस कन्वेंशन में डिफाइन है, बट इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। लेकिन देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर ये मत समझना
कि भारत ने ये साइन नहीं किया कन्वेंशन, तो भारत ने कभी रेफ्यूजीज के लिए जो है बुरा बर्ताव किया। आप देखो तो तिब्बतियंस कितने सारे हैं, आज भी धर्मशाला आप चले जाओ तो उनकी जो है तिब्बतियंस की एग्जाइल में गवर्नमेंट है पूरी, ठीक है ना। बहुत शरणार्थी हमने अभी जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में भी तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके शरणार्थी तो है ना, जिनका वीज़ा खत्म हो गया और यहाँ रह रहे हैं, ठीक, उनको भी तिब्बत वाले हो गए। रोहिंग्या भी हमारे यहाँ कितने 40,000 करीबन हमारे गवर्नमेंट ने खुद बताया था। इसके बाद भी कई सारे जो है केसेस आप देख लो, हमने हमेशा जो है शरणार्थियों का सम्मान किया है और लीगल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारे यहाँ बम फेंकने आ रहे हैं तो हम उनको भी रखें, तो उनका तो खिलाफ तो काम होगा, ठीक। तो ये चीज़ है। और कन्वेंशन ये भी बताता है कि कौन जो है रेफ्यूजी बनने लायक नहीं है, जैसे कि वॉर क्रिमिनल्स। जिनेवा कन्वेंशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या होता है, वॉर क्रिमिनल्स क्या होता है, एथनिक क्लींजिंग क्या होता है, ठीक है ना। किसी एथनिसिटी वाले की पूरी समुदाय को उड़ा दो, साफ कर दो, जैसे कि रोहिंग्या में हुआ अभी म्यांमार में, ठीक है ना। जैसा कि जिंगजियांग प्रोविंस में जो है आपका उइघुर मुस्लिम्स के खिलाफ कर रहा है चाइना। ये सारी चीज़ें द रिफ्यूजी कन्वेंशन है, ये आपका अनुच्छेद 14 किसका, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये यूनाइटेड नेशंस का है मेरे भैया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समझ लेना। तो उनका जो 1948 में रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है, उस 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आए, उसमें कई सारे जो है अनुच्छेद, उसमें अनुच्छेद 14 पर जो है आधारित है रिफ्यूजी कन्वेंशन, ठीक। और इसमें जो है क्या उनके अधिकार होने चाहिए, क्या उनके जो है प्रोसिक्यूशन से कैसे बचाव करना चाहिए, इन सबसे भी इसमें संबंधित बात होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्यूमेंट। रिफॉल्यूमेंट इसकी स्पेलिंग ढंग से लिख देता हूँ। इसमें देखिए ये सिद्धांत ऐसा है कि किसी भी शरणार्थी को आप उसके जो देश है जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए। मान लीजिए इंडिया में कोई शरणार्थी आया तो इंडियन गवर्नमेंट उसको वापस उसके देश में इसलिए नहीं भेजेगा प्रिंसिपल नॉन रिफॉल्यूमेंट की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि वो अगर वापस गया तो वहाँ के लोग उसे प्रोसिक्यूट कर देंगे, मार देंगे, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल नॉन रिफॉल्यूमेंट होता है, ये रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन हमने तो साइन नहीं किया, फिर भी हम नहीं करते हैं ऐसा, ठीक। ये वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित बिल्कुल सिंपल सा एक बस यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी या फिर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में कि अभी रिसेंटली बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी आई है 2022 से 27, बताइए किस स्टेट ने निकाला, तो गुजरात ने निकाला है जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022 से 27 के लिए, ठीक। ये जरूरी है, इसमें कई सारे वो मदद करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी संबंधित जो उद्योग हैं, अगर वो 200 करोड़ के ज़्यादा उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो उनके लिए जो है मदद दूसरे तरीके की होगी, 200 करोड़ से कम की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो उनकी मदद जो है अलग तरीके से होगी। ये चीज़ उन्होंने बताई है। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी अभी 2022 से 27 तक गुजरात लेकर आया है, ठीक। आप लोग के लिए होमवर्क ये है कि बायोटेक्नोलॉजी संबंधित कुछ चैप्टर्स हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक में, उनको जरूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए वाटर टैक्सी सर्विस चालू करी गई मुंबई में। अच्छा, मुंबई में ट्विन सिटीज़ हैं, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उनको जरूर पता होगा अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, ठीक है ना, अर्बनाइजेशन में उन्होंने पढ़ा होगा। जो मुंबई है और दूसरा क्या है नवी मुंबई, ये ट्विन सिटीज़ हैं। ये आपको पता है मुंबई एक आइलैंड पे स्थित है, ठीक है ना, द्वीप पे स्थित है, तो वहाँ पे पानी के रास्ते जो है काफ़ी जो है लोग ट्रेवल करते हैं जेटी के थ्रू, ठीक है। तो अभी वाटर टैक्सी सर्विस मुंबई में चालू करी गई है। जो केंद्र के मंत्री हैं पोर्ट और शिपिंग और वाटरवेज के, उन्होंने जो है वाटर टैक्सी चालू करी मुंबई जो है बेलापुर जेट्टी से, ठीक। बेलापुर जेट्टी मुंबई से नवी मुंबई के बीच में टैक्सी चलेगी। जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के वो भी वहाँ पे मौजूद थे, सिंपल सी बात है, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक। और इसके जरिए जो है लोग अपना नेरुल बेलापुर एलिफेंटा आइलैंड पे ही एक्चुअली है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो गया, तो ये सारी जगह पे जा सकते हैं आसानी से, स्ट्रेस फ्री जर्नी है, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट भी है। वाटर टैक्सी जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है मदद करेगा टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। और कितने क्या पैसे में हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सागरमाला स्कीम के अंतर्गत ये बनाया गया है 50-50 मॉडल पर, यानी कि 50% जो है केंद्रीय सरकार देगी, 50% जो है आपका मुंबई महाराष्ट्र की सरकार देगी। इस मॉडल पर सागरमाला स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। सागरमाला की स्कीम का क्या जो है मोटो है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट। ट्विन सिटीज ज्योग्राफी ऑप्शनल जरूर पढ़िएगा। देखिए ये ऐसे है, DCT बना हुआ है,
यहाँ से एलिफेंटा आइलैंड चले जाओ, JNPT चले जाओ, ये सब जो है पानी के रास्ते, वाटर टैक्सीज के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए वैकेंसीज इन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? न्यायाधिकरण। ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 323A। ठीक, पार्ट कौन सा था भाई साहब? पार्ट था आपका ये 14 पार्ट जो है, ठीक है ना। हमारे जो देखो सवर्ण सिंह कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, ठीक है ना। उसको रिकमेंडेशंस को हम 42वें संवैधानिक संशोधन में लेके आए 1976 में। उसके जरिए हमने जोड़ा जो है भारतीय संविधान में पार्ट 14। उस 14 पार्ट के अंतर्गत हमने जोड़ा भाई साहब अनुच्छेद 323A, जिसमें कि जिसमें कि संसद को ये बोला गया कि तुम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है बनाओगे, एक्सक्लूसिव पावर दी गई। वहीं दूसरा बनाया गया, दूसरा जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो था 323B। ठीक, 323B में क्या है कि जो विधानसभाएं हैं, जो राज्य की जो विधायिका है, उनको ये बोला गया कि तुम अलग अलग मुद्दों पे न्यायाधिकरण बना सकते हो, जो भी तुम्हारे शेड्यूल में दे रखा है, लिस्ट में दे रखा है। ठीक, ट्रिब्यूनल फॉर द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड देयरइन, जहां पे जो भी बताया गया। ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक एक्ट भी आया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये वाला जो 323A के अंतर्गत 1985 में। इसमें उन्होंने कहा कि 3 तरीके के प्रशासनिक न्यायाधिकरण बना सकते हो। एक हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, फिर स्टेट और ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मान लीजिए कोई केस जो है स्टेट A, स्टेट B, स्टेट C, इन तीनों से संबंधित है, तो एक ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उसमें जो है आपका न्याय कर सकता है। ठीक, लेकिन इन सब ट्रिब्यूनल को बनाने का फायदा ही क्या, जब उसमें बैठने वाले जजेस ही ना हो कोई, ठीक है ना। और ये ट्रिब्यूनल जो होते हैं ये अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं। ठीक, ये जो हमारा एक इंटीग्रेटेड एकीकृत जो न्यायिक स्ट्रक्चर है, संरचना है, उससे अलग होता है। ये ट्रिब्यूनल जो होते हैं इनके पास कोई स्पेसिफिक और जो है स्पेसिफाइड नॉलेज होती है, डोमेन नॉलेज होती है। जैसे कि कंपनी लॉ से संबंधित कौन सा ट्रिब्यूनल है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक, इसी तरीके से जो इन्वायरमेंट से संबंधित है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यू गॉट द पॉइंट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। तो इसमें वैकेंसीज काफ़ी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भी गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट जो है पता नहीं क्यों ट्रिब्यूनल में जो है वैकेंसीज को पूरा नहीं कर रही है। कई लोग केसेस लेके लॉयर्स पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम जो है गवर्नमेंट से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि ट्रिब्यूनल में वैकेंसीज फिल नहीं हो रही हैं उनको हम कंटेम्प्ट यानी कि अवमानना के अंतर्गत जो है उनको कोई दोषी या फिर दोष दें, पनिश करें, हम नहीं करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर लास्ट ईयर सितंबर 2021 में क्या हुआ कि जो स्पेशल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको हेड किया था, उन्होंने कहा था कि हम गवर्नमेंट से लड़ना भिड़ना नहीं चाहते भाई, लेकिन हमारा जो है पेशेंस की जो है हदें पार हो रही हैं और कंट्री में जो ट्रिब्यूनल है वो वैकेंसी की वजह से कोलैप्स होने वाली हैं बिल्कुल। और उन्होंने जितने भी केसेस थे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया था। उन्होंने कहा था, कोर्ट ने ये भी कहा, इस हद तक कहा कि 3 ऑप्शंस हैं सरकार के पास में, या तो भाई साहब न्यायाधिकरण को बंद करो, या फिर नियुक्तियां जो है पूरी करो खुद, मेक द अपॉइंटमेंट इटसेल्फ, और या फिर जो है अवमानना का जो है सामना करो। ठीक, अवमानना कार्रवाई शुरू करी जाए। तो ये सारी चीजें बताई थी, बाकी बैकग्राउंड हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। अब वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अभी क्या है कि एक स्टडी होती रहती है, क्लाइमेट चेंज बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है, ग्लोबल लेवल का मुद्दा है। तो एक स्टडी हुई आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, तो और इसको जो है पब्लिश भी किया गया स्टडी को जनरल नेचर में। ठीक, और उन्होंने ये बताया कि देखिए भाई साहब, अर्थ जो है 21वीं सदी जब खत्म होगी, यानी कि 2100 साल आएगा, तब तक पूरे अर्थ का जो वार्मिंग है, जो गर्माहट है, वो शायद 1.8% हो, 1.8 डिग्री सेल्सियस हो, या फिर 3.6 डिग्री सेल्सियस हो। ये सब कुछ निर्भर करेगा आपका सोशल सिस्टम हमारे कैसे हैं, सामाजिक व्यवस्था क्या है, उस पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, अगर उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भाई साहब सार्वजनिक धारणा, मतलब लोग का क्या परसेप्शन है क्लाइमेट चेंज की तरफ, मानते हो भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं, तो आप लोग मतलब क्या वैसे कुछ कार्य करते हो। मान लीजिए आप किसी एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे जो है आप अपने आप को बहुत अमीर समझते हो, वहाँ से आप दूसरे में चले गए, लेकिन आपने आके पंखा, लाइट सब खुला छोड़ दिया। आपने कहा यार हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, बट आप एक चीज़ सोचो, वो बिजली जो है कोयले से बना रहे हैं हम लोग,
ठीक, भारत में या फिर कहीं भी बन रही, अगर हम उसको बंद करेंगे तो वो बिजली कम यूज होगी, कम यूज होगी तो हम जो है कोयले का जो है उत्सर्जन, से जो कार्बन का उत्सर्जन वो भी कम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ है। तो परसेप्शन कैसा है, हमारी जो फ्यूचर कॉस्ट या फिर इफेक्टिवनेस ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट क्या होने वाली, उसकी क्या प्रभावशीलता होने वाली, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो पब्लिक के प्रेशर में आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब मान लीजिए किसी कंट्री में कंट्री का जो है, जो हेड ऑफ स्टेट है, मान लीजिए जैसे प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि हम क्लाइमेट से कुछ होता ही नहीं है, तो पब्लिक मान लो ये क्या है, नहीं होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो, लोग प्रोटेस्ट करें, तब तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मानेंगे भी। लेकिन पॉलिटिकल कोई प्रेशर ही नहीं डाल रहा, पब्लिक प्रेशर नहीं है, और अगर डाल भी रहा तब भी जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो राजनीतिक गलियारे हैं वो कुछ मान ही नहीं रहे उसको। तो ये जो है सामाजिक सिस्टम क्या किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से निपटेगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ जो है यही डिपेंड करेगा कि भाई साहब 21वीं सेंचुरी जब खत्म होगी तो हम क्लाइमेट चेंज को किस हद तक रोक पाएंगे। ठीक, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ये है हमारी इनकी स्टडी के हिसाब से कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है गर्माहट बढ़ जाएगी, वार्मिंग बढ़ेगी, और की ड्राइवर जो है वो पहले मैंने आपको बता दिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें देखिए इन्होंने ये भी बताया, आपको वैसे पता होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो था, जो कि उसमें पेरिस का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 2015 में, उसमें ये कहा गया था कि हम लोग कंट्री से चाहती हैं कि 21वीं सदी जब तक का अंत हो तब तक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिट किया जा सके 2 डिग्री तक, या फिर उससे भी कम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 195 कंट्री ने इस पर साइन भी किया था। इसके अलावा नेट जीरो की बात करी गई थी। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो, जितना कार्बन आप एब्जॉर्व कर लो, ट्री लगा के बाकी सब चीज़ करके, तो ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो नेट जीरो, मतलब आप जो है कुछ भी कार्बन उत्सर्जन जो है ऐसा नहीं कि हवा में छोड़ रहे हो आपके हवा में, ठीक है, तो वो चीज़ को नेट जीरो बोला था। हालांकि इसमें ये लोग ये कहते, इन्होंने यहाँ पे स्टडी में कहा है कि ये पहले ये बताया तो कि भारत का क्या लक्ष्य है नेट जीरो करने का, 2070 तक का है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें इन्होंने स्टडी में कहा गया कि इससे एक तरीके से बेवकूफ़ सा बनाया जा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि भाई साहब कोई कंट्री मान लीजिए बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करे और बहुत ज़्यादा जो है उसको दिखा दे कि हमने ग्रीन एरिया लगा दिए, तो इसको माप पाना और कितना ज़्यादा एमिशन करके, और मान लो अगर आप नहीं उसको एब्जॉर्ब कर पाए तो क्या करोगे। तो ये एक तरीके के धोखे वाली बात है। हमें जो है उत्सर्जन ना हो वो उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आज के हमारे जो है करंट अफेयर में थी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। करंट जो है अफेयर के लिए मेरे ख्याल से कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस बिल्कुल एक बड़ा ब्रांड है, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें, आपका जो फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को एक साथ कराई जाती है। इसके अलावा आपको और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा एक बार पढ़िए फिर आपको पता चलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 965033347272 हमारा नंबर है। तो कल फिर से मुलाकात होगी तो आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।